चलिए तो समझिए कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। अभी तक तो जो भी चीजें आप कर रहे थे इट इज टोटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स, लेकिन हम लोग उसको तरीके से समझ नहीं रहे थे, प्रॉब्लम हुई है। तो सब लिख के थक गए, 3 घंटे वगैरह कैसे लिखेंगे? ये लोग हाथ पकड़ के बैठे। चलिए हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन नाम ही थोड़ा सा कुछ बता रहा है कि भी यह कंसेप्ट हो सकता क्या हो सकता है। फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स अभी तक तो आपने पता नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज अगर देखें तो हम लोग हमेशा इसको यूज करते हैं। नाउ सी, अगर मान के चले कि अगर एक सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हम लोग रख दें, पहले तो स्क्वेरिकल पोजीशन में ले, रेक्टेंगुलर पोजीशन, बाद में थोड़ा सा इंक्लाइन उसको करना। हाँ, अब देख कोई भी बॉडी है, ये बॉडी का अगर मेरे को ये रेक्टेंगुलर शेप है, अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो मेरे को इसका अगर सेंटर निकालना है तो मेरे को दो डायगोनल निकालने पड़ेंगे, और दो डायगोनल का जो सेंटर मतलब जो मीटिंग पॉइंट होगा वो उसका सेंटर निकालना पड़ेगा। इतना तो जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस जो सेंटर है, इस सेंटर के लिए मैंने एक नाम बताया था, याद होगा, सेंटर के लिए कुछ नाम यूज करते हैं हम लोग। क्या क्या सही बोला तुमने, वेरी गुड। सेंटर ऑफ मास, याद आया? अच्छे से याद करिए, कोई भी बॉडी दुनिया की, यूनिवर्स की कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिस बॉडी का सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, चाहे वो रेगुलर शेप में हो चाहे वो इरेगुलर शेप में। तो ये अगर है तो इसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं इसको? और सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का ऐसा हिस्सा होता है जिस पॉइंट पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का एक ऐसा हिस्सा जिस या बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे पूरे बॉडी का मास को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एक बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट वेयर द होल मास, एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब इस पॉइंट पे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स होगा क्यों? जिस समय में हम लोग कोई भी एक पार्टिकल पे या कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दें, तो सिंपल है कि अगर मेरे को बॉडी अगर खींचनी है या कोई टेबल मेरे को खींचना है तो मेरे को पूरे टेबल के ऊपर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। सो एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाया जाए, जैसे एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा तो बॉडी के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स कैसा हो। अब अगर ये सॉलिड बॉडी है, ठीक है, सॉलिड बॉडी है, इसका मतलब क्या है कि भैया दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स से बनी हुई है, और अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, दैट इज एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड व्हेन देयर इज एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स देयर इज अ स्ट्रांग बॉन्डिंग बिटवीन दिस एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन एंड देयर वी कैन से दैट दिस बॉडी इज इन सॉलिड स्टेट। ना कोई भी बॉडी सॉलिड स्टेट में हम लोग कब अज्यूम करते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स वहां है, वो सारे के पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग जो होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, सो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी अ वेरी स्ट्रांग। देन एंड देन वी से दैट द बॉडी इज इन सॉलिड स्टेट। अब तो बोलेंगे हम लोग बॉडी सॉलिड स्टेट में है, ठीक। अगर ये बॉडी अगर सॉलिड है तो इसका मतलब है कि यहां पे बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और अगर यहां n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो एक पार्टिकल का उसके नेबरिंग पार्टिकल्स है, उसके नेबरहुड पार्टिकल्स है, स्ट्रांग बॉन्डिंग है, मतलब स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन नहीं, अट्रैक्शन। अगर रिपल्शन होता तो ये बॉडी टूट जाती, तो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत ताकत से पकड़ के रखा हुआ है, तभी तो ये सॉलिड फॉर्म कर रहा है। दूसरा भी तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से, एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस कब होते जाता है? जब तक ये पूरे पार्टिकल हम लोग बोलते हैं कि दिस एन नंबर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि एन नंबर इतना ही होगा, इतना नहीं हो सकता, इंफिनिटी तक भी जा सकता है, ठीक है। तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, and that force of attraction between this molecule should be a very strong, so that this body form the solid state. तो बॉडी अगर सॉलिड है तो फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण आपने सिर्फ एक पॉइंट को फोर्स लगाया था। अब ये पॉइंट पे फोर्स लगाने के बाद में वो क्या रहा है, सो यहाँ ये पार्टिकल जो पार्टिकल पे फोर्स लगाया था, जो पॉइंट पे फोर्स लगाया था, उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से, उसके नेबरिंग पार्टिकल से अटैच है, और उसके पास बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगेन सेकंड लास्ट बेंच। तो फिर से इनके बीच में और इनके बीच में फिर से अगेन ये प्रोसेस ऐसा है ना, तो इनके बीच में भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो तूने फोर्स यहां लगाया था, तेरा लगाया हुआ फोर्स इन दोनों इन सबके पास में पहुंच गया। अब इन सबके पास में पहुंच गया, तो इसके बाजू में भी तो ये पार्टिकल्स, समझ में आ रहा है? तो फिर से ये फोर्स ये ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर फोर्स ट्रांसफर हो जाएगा, फिर फोर्स ट्रांसफर हो जाएगा, फिर फोर्स, एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। इसलिए अगर कोई बॉडी का अगर आपको मोशन करना है या मोशन में लाना है, तो पूरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। So you have to apply the force at any particular point mass. So when you applying the force on any particular point mass, so this force is distributed. So this force is distributed. Yeah, this force is transferred from one particle to another, from another to third another. Third, again this process is continuous. And when this process is continuous, तो ये पूरा का पूरा जो force है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये जब पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। अब ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। So when we see that, when you apply the force, external applied force to any body, at the fraction of second, this body starts moving from its initial state. वो बॉडी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वही से मूव होना चालू हो जाती है, बट ये मोशन में और तेरे लगाए हुए फोर्स में there is some process, and that process is your distribution of force, and this distribution of force occurs in fractional interval of time. ये बहुत कम समय में होता है, और जैसे कम समय में होता है हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए हमारा ऑब्जर्वेशन उस तरफ जाता नहीं है। एंड दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, whether it is a solid state, whether it is a liquid state, whether it is a gas state. सॉलिड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स अलग होता है, लिक्विड के लिए अलग होता है, गैसेस के लिए अलग होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग को भैया पानी, अगर बकेट में पानी है और पानी को पूरा उठाना है, तो तू ऐसे अगर थोड़ा सा पानी उठा ले, पूरा का पूरा पानी तेरे हाथ में नहीं आएगा। Why? Because the force of attraction between the molecule is less as compared to the solid. But in gaseous state में तो आप लोग कुछ भी उठा करके देख लो, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। The force of attraction, again, there is less as compared to the liquid. Clear? So this is totally, this terms is depending upon the force of attraction between the molecule to molecules. Molecule to molecule जो होगा, इसके बीच में force of attraction होगा, उस force of attraction के ऊपर डिपेंड करेगा। So this is a distribution of force किस तरीके से काम करेगा। तो सिर्फ अभी तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, इसका हम लोग फिर से और कल डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है? और फिर उसके बाद में कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे हम लोग लीनियर मोमेंटम। कुछ ज्यादा स्पीड से नहीं हो गया आज, ये पहले